नमस्ते। 2024 का चुनाव सामने है। चंद महीने और बचे हैं। तमाम तरह की बातें, कयास, समीकरण, कोशिशें और विश्लेषण की भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हम लोग भी लगातार एक मुद्दे पर सोचते हैं कि 24 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। आमतौर पर होता यह है कि दक्षिणपंथी राजनीति एक काम ये करती है कि जो जन सरोकारी मुद्दे होते हैं उनसे वो दूर रहती है, कोशिश करती है कि उन मुद्दों पर चुनाव न हो। और हालांकि 2014 के गठबंधन में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तो वो कुछ मुद्दों पर स्लोगन बने थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उन्हीं की सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई महिला पर अत्याचार। तो मुद्दे कुछ चुने गए थे जिन पर सरकार चुनाव लड़ करके वो बनाना चाह रहे थे अपनी, और उस पर वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन 2014 के बाद से लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो जन सरोकारी मुद्दे हैं उन पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। साफ तौर पर औपचारिकता निभाने के लिए जनसभाओं में ये बातें तो जरूर होती हैं कि महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, शिक्षा के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन जिन पर लड़ा जाए चुनाव, यह तय करना, और हर बार चुनाव के मुद्दे सत्ता पक्ष तय करे या उसे अपनी पिच पर खींच कर लाया जाए, इसकी कोशिश हमेशा विपक्षी दलों को करनी होती है। और विपक्षी दलों की भूमिका यही होती है कि क्या वे उन मुद्दों पर चुनाव खींच करके ले आने में कामयाब हो पाते हैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने पर सत्ता परिवर्तन तय है। मिसाल के तौर पर इस समय बीजेपी के ऊपर सबसे बड़ी हमला करने के लिए कोशिश की जा रही है कि महंगाई हो, सांप्रदायिकता के सवाल हो। इन सवालों पर हम चुनाव में ऐसी कोशिश करें, एक ऐसा नैरेटिव बनाएं जिस नैरेटिव की कामयाबी 2024 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता पर फिर से बैठने से रोक सके। तो इसके लिए क्या होता है कि गठबंधन करना होता है, और वो काम चल रहा है। और अभी उड़ती खबर ये आ रही है, कल भी आपने सुना होगा मेरे विश्लेषण को अगर, कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने की कई तरह की खबरें आ रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो बहुत कुछ समीकरण बदल जाएंगे और तय हो जाएगा कि 2023 में नरेंद्र मोदी का दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का ये जो सफर है वो 24 में पूरा होने वाला नहीं है। तो एक तरफ तो ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मुद्दों पर अगर विपक्षी दल एकजुट होकर के, एक राय होकर के, पूरी तैयारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएं, तो मुझे लगता है कि वह मुद्दे भी इतनी क्षमता रखते हैं कि वो सत्ता पक्ष को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे और 24 में दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी दिल्ली कुर्सी पर न बैठ पाए। आपको उदाहरण मैं देना चाहूंगा, एक कामयाबी का उदाहरण और एक कामयाबी होते होते नाकामयाब हो जाने का उदाहरण। और दोनों उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश और बिहार से। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 17 के चुनाव में अपने काम पर वोट मांगने की कोशिश करती है कि भाई चुनाव का एजेंडा क्या है, हमने काम किया है और हमें काम पर वोट दीजिए। जो काम इसके पहले शीला दीक्षित ने दिल्ली में किया था। और शीला दीक्षित लंबे समय तक दिल्ली की कुर्सी पर भी काबिज रही, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आती है तो आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई, क्योंकि उसने अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ा और विपक्षी दलों को मजबूर कर दिया। नैरेटिव और पिच आम आदमी पार्टी ने बनाई और उस पर चुनाव हुए और उसका लाभ उन्हें मिला। हमने स्कूल ठीक कर दिए, हमने बिजली और पानी मुफ्त आपके घर तक पहुंचाया, हमें अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल। तो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, बिजली, पानी, इन केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव हुआ और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। उसने कहा कि हमें आपने कुर्सी दी, हमने ये काम किया, उस काम पर वोट मांग रहे हैं कि फिर से कुर्सी देंगे तो हम ये काम करेंगे।
लेकिन यही रणनीति समाजवादी पार्टी को 2017 में लाभ नहीं पहुंचाती है। इसका विश्लेषण करना चाहिए और विश्लेषण करने वाले करते हैं। इस पूरे समीकरण के बाद 22 में फिर चुनाव हुआ और 22 का चुनाव फिर से मुद्दों पर हुआ। समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दों को एजेंडे के रूप में फिट करना चाह रही थी और इसमें कामयाब भी होती है। और मुद्दे थे वो समाजवादी आंदोलन के मुद्दे, पढ़ाई के मुद्दे, सिंचाई के मुद्दे, कमाई के मुद्दे, पुरानी पेंशन का मुद्दा। और इस तमाम मुद्दों को जनता बहुत लोकप्रिय ढंग से अपना रही थी, मगर परिणाम आपके सार्थक नहीं होता है तो फिर लगता है कि नहीं ये मुद्दा फेल हो गया। लेकिन बिहार का 2020 का चुनाव मुद्दों पर लड़ करके आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब हो जाती है। और नारा था तेजस्वी यादव का, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, और वो कामयाब हो गए। और अब फिर से जब गठबंधन टूट करके जेडीयू और आरजेडी का बना है तो वो लगातार उन मुद्दों पर काम करते हुए दिख रहे हैं। लगातार वैकेंसी आ रही है, लगातार नियुक्ति हो रही है, लगातार टेंडर निकल रहे हैं, लगातार वहां काम हो रहे हैं। और उसके साथ एक और काम हो रहा है जाति जनगणना का। तो कहना मेरा यह है कि अगर विपक्षी दल 24 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से रोकना चाहते हैं तो कई स्तर पर तैयारी करनी होगी। एक स्तर की तैयारी वो कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें अकाली दल और मायावती की बसपा जैसी पार्टी भी अगर शामिल है तो इसका मतलब वो कोशिश ठीक ठाक दिशा में जा रही है। उसका इम्तिहान अब ये होगा कि भाई किस राज्य की क्या रणनीति होगी, किस राज्य में कौन आगे ज्यादा बढ़ करके लड़ेगा, कौन उसका साथ देगा, सीटें कैसे बांटी जाएंगी, कौन कन्वीनर बनेगा, ये उसके आगे की रणनीति है। लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है वो एजेंडा सेट करने की। इंडिया गठबंधन के प्रमुख एजेंडे क्या होंगे, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा डे वन से क्लियर है। मंदिर, मस्जिद, दंगा और हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, ये वो। आज भी बीजेपी अपने एजेंडे पर कायम है। बीजेपी औपचारिकता निभाने के लिए कई जगह होर्डिंग लगवा देती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन पता चलता है कि वो सारे मुद्दे झूठे निकल जाते हैं। हमने इतने पेड़ लगवाए, पता चला पेड़ कहीं लगे ही नहीं। हमने इतने लोगों को धन, वो कौन सा है, जनधन योजना के तहत इनको रोजगार दिया, पता चला उतने अकाउंट में पैसे नहीं, उतने अकाउंट ही नहीं खुले। तो वादे तो किए जा रहे हैं, घर घर जल पहुंचा दिया, अभी पता चला कि अभी वो मिशन शुरू हुआ है। लेकिन कोर एजेंडा बीजेपी का हमेशा धर्म होता है और धर्म के नाम पर बीजेपी को यह फायदा मिलता है कि वह यह साबित करने में मणिपुर से लेकर के मेवात तक और अयोध्या से लेकर के बाकी राज्यों तक वो ये काम करने की कोशिश करेगी बीजेपी कि केंद्र में कौन सा मुद्दा रहे, धर्म का रहे, मंदिर का रहे, हिंदू मुस्लिम का रहे, पाकिस्तान बीच में आ जाए फ्लेवर लगाने के लिए। इसकी काट विपक्षी दलों के पास क्या है? अगर वो धर्म की राजनीति करेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया, अब देखिए मंदिर का भव्य उद्घाटन, लाइव टेलीकास्ट, हफ्तों उस पर बहस, महामानव विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी बना दिए जाएंगे। इस बात की काट, और ये होगा, इस बात की काट विपक्षी दलों के पास क्या है? आप कौन सा मंदिर बनवा सकते हैं और बनवाने की स्थिति में है क्या? इसका मतलब इस पिच पर तो आप हार जाएंगे। विपक्षी दलों के पास दूसरी पिच कौन सी है? दंगा वो कराएंगे। वो नूह में हो रहा है, उनके टीवी चैनल, उनके लोग लगातार कह रहे हैं कि देखो मुसलमान जहां आबादी में ज्यादा होता है वहां नूह और मेवात हो जाता है, और उनके लोगों का प्रचार यूपी में नूह की वीडियो चलाई जाएगी। इसकी काट क्या है? आप सेकुलर की बात करेंगे, वो आपको बदनाम कर देंगे। घमंडिया, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, ये सब करके आपकी छवि को खराब किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि आपके केंद्र में कुछ ऐसे एजेंडे होने चाहिए जो बीजेपी को परेशान करें और आप इतनी ताकत से उन एजेंडों को उठाएं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दायरे में घिर जाए। आप सोच कर देखिए ऐसे मुद्दे कौन से हैं जो 2024 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली पर कुर्सी पर बैठाने में रोक सकते हैं और उनमें स्टेमिना और उनमें पोटेंशियल ज्यादा है। महंगाई नहीं भाई, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की मोदी सरकार भूल जाते हैं लोग कि 250 रुपया का टमाटर, और अभी गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम होगा, सारे टेलीविजन उसका प्रचार करेंगे, जनता भूल जाएगी, 5 किलो अनाज पर वोट दे देगी। बेरोजगारी, उनको कहना है कि रोजगार चाहिए ही नहीं, कांवड़ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, दंगे में जा रहे हैं, वो रोजगार मिला हुआ है।
ज्यादा नाराज हो रहे हैं, लो 5 किलो अनाज है, नमक तेल और सरसों का वो भी दे दे रहे हैं। इन मुद्दों पर आप बहुत ठोस ढंग से घेर नहीं पाएंगे, ये मुद्दे छोड़ने भी नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना का मुद्दा, और हाल ही में उसका एक उदाहरण दिख रहा है। और वाकया क्या है, आप सबको बहुत गौर से इस बात को समझना चाहिए। 1931 के बाद इस देश में कोई जाति जनगणना नहीं हुई, और आरोप यह लगाया गया, धारणा यह बनाई गई कि हम जातिवाद खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए जातियों को नहीं गिनेंगे। तो क्या आप सांप्रदायिकता खत्म नहीं करना चाह रहे थे कि 1951 से लगातार इस देश में धर्म गिना जा रहा है? क्यों गिन रहे हैं धर्म? क्या आप धार्मिक सांप्रदायिकता को खत्म नहीं करना चाह रहे? इसका मतलब ये तर्क झूठा है, गड़बड़ तर्क है। आप लैंगिक भेदभाव नहीं खत्म करना चाह रहे, खत्म करना चाह रहे ना? तो खत्म करने के लिए भी आप ये देखते हैं कि लैंगिक असमानता ज्यादा ना बढ़ जाए, तो गिनो, और जहां दिक्कत हो वहां फिर रणनीति बनाओ, उसके नियम बनाओ। तो भाई आपको गिनना पड़ता है, आपको गिनना पड़ता है कि किस जगह पर विकास की रफ्तार कम है, विकास पहुंच पाया, कहां नहीं पहुंच पाया, कहां ज्यादा पहुंचा, कहां ज्यादा पहुंचाने की जरूरत है। इन सब के लिए जनगणना होती है। और 2010 में जब पूरे देश में बार बार ये हुई, अब इस बात को कैसे विपक्षी दल एक इतिहास के रूप में ले जा सकता है? 1996 में देवगौड़ा जब पहले ओबीसी प्रधानमंत्री, इस बात को भी इंडिया गठबंधन लोगों तक पहुंचाए कि पहले ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, उनकी तो ओबीसी की जाति उनके मुख्यमंत्री रहते उसमें शामिल हुई। ठीक है, तो आप इतिहास बताइए, वो इतिहास कि जाति जनगणना के लिए जब देवगौड़ा सरकार ने, पहले ओबीसी प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में पास कर दिया कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी, ताकि पता चले कि कितनी जातियों के कितने लोगों के पास कितनी शिक्षा, कितना धन संपत्ति, कितना अवसर पहुंचा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाले लोगों के सामने यह चुनौती है कि अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि किसका विकास करना है, किसका ज्यादा हो गया, किसका कम हो गया। ये होता है पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना, और स्लोगन के ऊपर जो बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही है उसको भीतर से ही कोलैप्स कर देना, कि बिना, अगर आप जाति जनगणना की बात करते हैं, अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो जाति जनगणना के समर्थक होंगे। जैसे 2001 में आपने विरोध कर दिया, अटल बिहारी की सरकार बनती है, और 1998 में ही पहली कैबिनेट में उन्होंने निरस्त कर दिया देवगौड़ा सरकार के फैसले को कि अब जाति जनगणना 2001 में नहीं होगी। 2010 में पूरी संसद एक राय से होती है। इतिहास इस देश के विपक्षी दलों को ईमानदारी से बताना होगा, अपनी गलती गुनाहों को कबूल करते हुए, कि जब 2010 में पूरा संसद एकमत होकर के जातिवार जनगणना 2011 की जनगणना के साथ कराने पर सहमत हो गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी भी सहमत हो गई थी, और मरहूम गोपीनाथ मुंडे जी ने उस बहस में अगुवाई करके निर्णायक भूमिका निभाने में अपनी भूमिका निभाई थी, और पूरा भाजपा खेमा समर्थन में था। 2018 में राजनाथ सिंह का बयान आता है कि हम जाति जनगणना 2021 में कराएंगे। 2020 में भी इसके सुबुगाहट दिखती है। चलिए 2021 में कोविड आ गया, 22 बीत गया, 23 आ गया, सब कुछ हो रहा है, मगर ये जनगणना क्यों नहीं हो रही है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय 41 की जनगणना के आंकड़े हमारे पास नहीं है। उसके बाद एक देश बिना आंकड़ों के एक पॉलिसी नहीं बना सकता। आपने एनएसएसओ के सर्वे बंद कर दिए, आपने बेरोजगारों के सर्वे बंद कर दिए, आप आंकड़े पब्लिक डोमेन में नहीं लाते, और जो सबसे बड़ा आंकड़ा जुटाने का और उन जुटे हुए आंकड़ों पर नई नई नीतियां बनाने का जो समयानुकूल हो, उसका आधार है 1948 का जनगणना एक्ट, जो ये शर्त करता है कि हर 10 साल में जाति जनगणना होगी। तो 2021 में जो जनगणना होनी थी वो 22 या 23 में हो जानी चाहिए थी। क्यों नहीं हो रही है? कोविड तो चला गया, सब कुछ हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जाति जनगणना की मांग इस समय इस देश में बिहार जैसे राज्य ने खेल करके दिखा दिया है। बिहार में बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू गठबंधन, लेफ्ट गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार विधानसभा में पारित करवाती है कि जाति जनगणना हम करवाएंगे और होना चाहिए। और कल की खबर यह है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो जनगणना, जो असल में बिहार में जनगणना नहीं है, वो जातिगत सर्वे है, आंकड़े जुटाने का है। स्टेट कह रहा है कि हमें पॉलिसी बनानी है अपने लोगों के लिए, तो हम आंकड़े के बिना पॉलिसी नहीं बना सकते, इसलिए हम अपने स्टेट लेवल पर एक सर्वे करा करके आंकड़े जुटा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में उसका इस्तेमाल करेंगे।
केंद्र सरकार जाकर के कल सुबह 10 बजे एक एफिडेविट देती है जिसके पैरा नंबर 5 में यह है कि आप स्टेट जनगणना करा ही नहीं सकता, क्योंकि जनगणना 1948 एक्ट के तहत केवल केंद्र के हाथ में अख्तियार है। और शाम 5 बजे होते होते एफिडेविट अपना वापस लेती है, दूसरा एफिडेविट देती है और उस एफिडेविट में कहती है कि गलती से पैरा 5 टाइप हो गया था। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन बीजेपी आज की तारीख में जाति जनगणना का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। उसका एक नेता भी जाति जनगणना के खिलाफ बयान नहीं दे पाता। बहुत होता है तो वो सवाल पूछने पर ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन इस बहस में शामिल नहीं होते। और एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ा टूल, क्योंकि कांग्रेस इस पर सहमत है, राहुल गांधी ने कह दिया है कि ओबीसी को पता ही नहीं कि उसकी जनसंख्या कितनी है, तो ओबीसी को उसकी जनसंख्या मुताबिक हक कैसे मिलेगा, और सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास कैसे होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी तीनों कहते हैं कि जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, होनी चाहिए। बिहार कर ही रहा है जातिगत सर्वे। तमाम विपक्षी दल, संजय सिंह आम आदमी पार्टी लगातार कह चुके हैं कि जाति जनगणना के हम समर्थन में। दक्षिण भारत में पेरियार जैसा एक स्टॉलवर्ट नेता, वो तो पहले से ही तैयार बैठा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक में इस पर बात हो चुकी है और इस पर सहमति बनाया जा चुका है। विरोध में कौन है? केवल भारतीय जनता पार्टी, जो खुल करके विरोध नहीं कर पा रही। याद है ना आपको, मंडल का विरोध खुलकर नहीं कर पा रहे थे तो कमंडल ले आए थे। जाति जनगणना खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं और जानते हैं कि अगर जनगणना हम 2023 में ही कराने लगे तो जाति जनगणना का इतना बड़ा दबाव है, क्योंकि इससे हिस्सेदारी का सवाल आएगा। कुछ लोग ये भ्रम में हैं कि उनको लगता है कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ जाएगा। अरे जातियां नहीं गिन रहे तब भी इस देश में भयानक जातिवाद है। कोई भी संस्थान ऐसा नहीं जो जातिवादी नहीं है। आप इसे कबूल ना करें क्योंकि आपके पक्ष में होगा, जो जिसके पक्ष में नहीं होगा वो, जैसे इस देश में पैट्रियार्की है, इस देश के पुरुष कैसे इसको आसानी से मान सकते हैं कि ये घोर पितृसत्तात्मक समाज है और महिला होने का दंश कदम कदम पर यह देश हर जगह भुगत रहा है। तो इस बात को समझने के लिए महिलाओं को आप समझ सकते हैं कि वो ये भीतर से महसूस कर सकती है। वैसे जाति का सवाल है, इसलिए इसको ये ना कहें कि जाति जनगणना कराने की बात से जातिवाद बढ़ जाएगा। बचपना लगता है, हास्यास्पद है ये। आपकी सांप्रदायिकता धर्म गिनने से नहीं बढ़ी थी, आपकी सांप्रदायिक राजनीति से बढ़ी थी। और तमाम सांप्रदायिक राजनीति की काट है जाति जनगणना, क्योंकि दक्षिणपंथी राजनीति पूरे देश के लोगों की पहचान धर्म में बना देना चाहती है। और जैसे जाति का सवाल केंद्र में आएगा ना, तो वो ये हिस्सेदारी के सवाल में पूछेगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में घूम घूम के पूछने लगेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में क्यों नहीं मिला पूरा आरक्षण, हमारा घर गंगा जल से क्यों धुलवाया। बिहार वाले पूछने लगेंगे, तमिलनाडु वाले पूछने लगेंगे, दिल्ली वाले पूछेंगे कि हमारी आबादी इतनी तो हमारी हिस्सेदारी कहां, और फला की आबादी इतनी तो इसकी हिस्सेदारी इतनी ज्यादा क्यों। और जैसे हिस्सेदारी का सवाल आएगा, आपकी आइडेंटिटी जो ऑलरेडी है जाति, वो केंद्र में अगर राजनीति के विमर्श की आएगी तो धर्म की सांप्रदायिक राजनीति अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। और इसलिए बीजेपी जाति जनगणना पर कोई बात नहीं करना चाह रही है, क्योंकि वो पूरे के पूरे चुनाव को केवल सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर, दंगा कराने के नाम पर है। और उसका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसा नारा झूठा है, क्योंकि वो मिनिस्टर तो बना देगी ओबीसी को, लेकिन वो हिस्सेदारी ओबीसी को नहीं देना चाहती, क्योंकि हिस्सेदारी का सवाल है जाति जनगणना का। और अगर इंडिया गठबंधन इस सवाल को केंद्रीय एजेंडा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के सवाल के साथ एक मुश्त अपने एजेंडे में शामिल कर दे, ये तय मानिएगा कि 24 में नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार में नहीं बैठेंगे। आपका क्या मानना है इस विषय पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।